हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 6 से। इससे पहले के जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 5 तक वो मैंने पिछली वीडियो में करवा दिए हैं, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। तो बात करते हैं, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब पूर्णांक क्या होता है? 1 2 3 4 5 यानी अनंत तक जो 1 से स्टार्ट होती है, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं होता, वो कहलाती है हमारी प्राकृत संख्या। ठीक है, और जब हम इसमें 0 इंक्लूड कर देते तो कहलाती है हमारी पूर्ण संख्या। अब अगर हम 0 से छोटी संख्या इसमें ऐड कर दें तो वो कहलाती है हमारी पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक मतलब कोई भी हो सकता है, वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या जिसमें आ गई वो क्या कहलाएगी? हमारी पूर्णांक संख्या। अब 3 लगातार पूर्णांक, देखिए हमें पूर्णांक तो पता नहीं है, अब कुछ भी हो सकते हैं, पर लगातार का मतलब हो गया हमारा जैसे 16, 17 और 18। ठीक है, अगर इनको जोड़ेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 51 आना चाहिए। ठीक है, वैसे ये आंसर ही है, बट फिर भी हम क्या करें, किसी एक संख्या को क्या माने? x मान लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए 16 को हमने x मान लिया, तो 17 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x में 1 जोड़ना पड़ेगा, और 18 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x में 2 जोड़ना पड़ेगा। तो हमारे 3 लगातार पूर्णांक क्या होंगे x के हिसाब से? x, x+1, x+2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? आंसर माना एक पूर्णांक x है, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा हमारा? x+1, और तीसरा x+2। ठीक है, अब चूंकि पूर्णांकों का योग कितना है? 51, यानी x प्लस x+1 प्लस x+2। ठीक है, ये एक पूर्णांक, ये दूसरा और ये तीसरा। देखिए इन्हें भी हमें संख्या ही समझना पड़ेगा, और संख्या समझेंगे मतलब जो चर संख्या होती है उनके गुणा भाग जोड़ बाकी बिल्कुल अचर संख्या की तरह होते हैं, बस इनका मान जो होता है वो नहीं निकलता या लेट निकलता है। तो देखिए सबसे पहले हम चर संख्या को एक साथ अलग अलग जोड़ लेंगे, x x x, तो कितना हो गया हमारा? 3x। और अचर संख्या 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 3, और ये हो गया हमारे 51। ठीक है ना, बराबर का निशान कभी गायब नहीं होगा। अब देखिए 3x यहीं पर है, 51 यहाँ है, हम भेजेंगे 3 को, तो 3 उधर जाएगा तो क्या होगा? -3 को क्यों भेजना है? क्योंकि हमें चर संख्या एक तरफ और अचर संख्या एक तरफ करनी है। तो 51 में से 3 कम करें तो कितना हुआ हमारे? 48। ठीक है, और यहां आ गया हमारा 3x। अब यहां x से रहने देंगे, और 3 कहां जाएगा हमारा? नीचे, यानी 48 में भाग होने जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें चर संख्या एक तरफ रखनी है और अचर संख्या एक तरफ रखनी है। तो x बराबर, अब 3 का भाग देंगे 48 में, 1 तिया 3, बचा कितना? 1, 18 हो गया, 6 तिया 18, तो हमारा आंसर क्या निकला? 16। x बराबर 16। अब चूंकि x बराबर 16, तो तीनों पूर्णांक होंगे x बराबर 16, x+1 बराबर 16 + 1 17, और x+2 बराबर 16 + 2 बराबर 18, यानी कि 16 17 18। अगर हम इनका योग करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 51। नेक्स्ट है हमारा 8 के 3 लगातार गुणज का योग 888 है, तो गुणज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले गुणज समझे, आपने पहाड़ा याद किया होगा बचपन में, जैसे कि 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये 2 है, इसके गुणज हैं, ये 2 भी 2 का गुणज है, 4 भी है और 6 भी है। कैसे? 2 को एक बार गुणा किया तो क्या आया? 2 बार किया तो कितना आया? 4, और 3 बार किया तो 6। ठीक है ना, तो ये इसके 3 लगातार गुणज है। लगातार का मतलब बीच में कोई गैप नहीं आया, जैसे कि
16 भी 2 का गुणज है तो 20 भी गुणज है, लेकिन इनके बीच में 18 आना चाहिए क्योंकि लगातार नहीं हो रहा ना, 2 8 जा और 2 9 जा 2 10 जा, ठीक है, लगातार गुणज कोई भी हो सकता है, लेकिन लगातार गुणज की बात करी उसने। तो हम इसे अगर x मान लें तो वही 2 को हम क्या मानेंगे x प्लस 1 और इसको क्या मानेंगे हम x प्लस 2, यानी कि 2 हमारा किससे गुणा हो रहा है, इससे, ठीक है ना, x प्लस 2 से, x प्लस 1 से और x प्लस, तो हम यहां पर 2 की जगह क्या ले लें 8 ले लें, ठीक है ना, यानी कि माना 8 के 3 लगातार गुणज क्रमशः, क्रमशः मतलब क्रम से, क्रमशः है x, x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है, ये 3 गुणज हो गए हमारे, समझाई दिया मैंने आपको। तो अब क्या करेंगे हम, 8 एक बार x से गुणा होगा, फिर 8 एक बार x प्लस 1 से गुणा होगा और 8 एक बार x प्लस 2 से गुणा होगा, ठीक है ना। और फिर क्या करना है, हम इनको योग करेंगे, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इनका टोटल क्या आएगा 888, लेकिन हम इसे ऐसे नहीं जमाएंगे, हम इसे कैसे जमाएंगे, 8 इंटू एक्स क्या हो गया 8x प्लस, क्योंकि उसने बोला ना योग, प्लस 8 कोष्टक x प्लस 1। देखिए कोष्टक के बाहर अगर कोई संख्या और बीच में कोई निशान नहीं है तो क्या होता है, गुणा होता है, प्लस 8 कोष्टक x प्लस 2 बराबर कितना आएगा हमारा 888, ठीक है ना। ये हमारा सवाल हो गया बिल्कुल समीकरण में जमा हुआ कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग करना है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल को करने से पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और देखिए बराबर का निशान कभी गायब नहीं होगा, ठीक है ना। तो 8 को x से गुणा कर लिया, 8x आ गया, यहां पर क्या होगा 8 एक बार x से गुणा होगा तो क्या आएगा 8x प्लस 8 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 8 प्लस 8x को इससे गुणा करेंगे x से तो वही 8x प्लस 16, ठीक है। हमने दोनों कोष्टक खोले, देखिए कोष्टक के अंदर जो संख्या होती है दोनों से गुणा होगी, क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि 2 इंटू मैंने किया था 1 प्लस 1, ठीक है, तो मैं 2 को सिर्फ 2 से गुणा करूंगा और 1 जोड़ दूंगा तो क्या आएगा 3 आएगा, जबकि ऐसा है नहीं क्योंकि मैं 2 को 2 से गुणा कर रहा हूं। अब 2 को 2 से गुणा करूंगा तो मुझे पता है 4 आता है, 4 कब आएगा, 2 को इससे गुणा करेंगे 2, फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 और 2 मिलकर क्या आएगा 4। तो मेरा करेक्ट आंसर कब आएगा, जब मैं कोष्टक की दोनों संख्याओं को गुणा कर लूं। इसीलिए कोष्टक की दोनों संख्या, कोष्टक में जितनी भी संख्या होती है उससे बाहर वाली संख्या गुणा होती है। अब 8x और 8x, 1 8 8 2 16 3 8 24x हो गया हमारा, क्योंकि हमें क्या करना है चर संख्या अलग जोड़नी है और अचर संख्या अलग जोड़नी है। प्लस अब ये अचर संख्या 8 और 16 कितने हुए हमारे, ये भी हमारे 24 हो गए, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है 24x बराबर 888, ठीक है। ये कहां जाएगा आपको पता ही है, बराबर के इस साइड, क्यों, क्योंकि मैं चर संख्या अलग और अचर संख्या अलग करनी है। तो क्या आएगा माइनस हो जाएगा, ये किससे 888 से, इधर प्लस था ना उस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। 8 में से 4 गए तो क्या बचा 4 और 8 में से 2 गए तो क्या बचा 6, ये हो गया हमारा 864 और इधर आ गया हमारे 24x। देखिए अब या तो हम इसको दोनों तरफ से एक बार में काट सकते हैं, इसको भी 24 से काट देंगे, इसको भी 24 से काट सकते हैं, या फिर वही चर संख्या अलग अचर संख्या अलग। 864 में भाग देंगे किसका हम 24 का, ठीक है। अब 24 का भाग देंगे तो क्या आएगा हमारे, सबसे पहले हम देखो 4 के पार से काट लेते हैं, कितनी बार काटा 6 बार, और ये कटा 1 चौक 4 2 चौक 8, ये कटा हमारा 3, ठीक है, सॉरी 3 नहीं 1 चौक 4, बचा हमारा 2 और 24 6 216। अब जाके हम जानते हैं कि 216 किसका घन है, 6 का ही घन है, यानी कि 6 इंटू 6 से बनता है 616, सॉरी 216, ठीक है। तो 6 इंटू 6 कितना हुआ 36, और 36 को 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 216, यानी कि 6 के पारे से 216 कट जाएंगे कितनी बार 36 बार। तो हमारा पहला गुणज कौन सा आ गया x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे
x बराबर हमारा निकल गया 36। अब x प्लस 2 बराबर यानी कि सॉरी x प्लस 1 यानी कि 36 प्लस 1 बराबर निकला हमारा 37 और x प्लस 2 सॉरी 3, तो ये कितना निकला हमारा 36 प्लस 2 बराबर 38। अब 8 के 3 लगातार गुणज अभी नहीं आए, अभी तो बस वो संख्या है जिससे गुणा हुआ। तो 8x का मान क्या होगा हमारा 8 इंटू 36। देखिए x की जगह मैं क्या रख रहा हूं 36, फिर 8 कोष्टक x प्लस 1 और 8 कोष्टक x प्लस 2, ठीक है ना। अब x प्लस 1 का मान हमने पहले निकाल लिया, क्या निकाला 37। तो 8 इंटू 37 और 8 इंटू 38, ठीक है ना। 8 छंग 48, हाथ से लगा 4, 1 8 2 16 3 8 24, 24 और 4 28, 8 7 56, हाथ से लगा 5, 8 3 24 और 5 29। इसी तरह 8 8 64 का 4, हाथ से लगा 6, 8 3 24 और 6 30। तो हमारे 3 लगातार गुणज कौन कौन है 8 के 3 लगातार गुणज हैं 288, 296 और 304। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि 3 लगातार पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक मतलब मैंने बताया दिया था कि जो माइनस और प्लस दोनों हो सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में लेकर, बढ़ता हुआ क्रम मैंने आपको बता दिया 1 2 3, तो हम उसको किस भाषा में लिखेंगे x प्लस 1 और x प्लस 2। उन्हें क्रमशः 2 3 और 4 से गुणा करके योग करने पर हमें क्या प्राप्त होता है 74 प्राप्त होता है। तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देखिए जो हमें नहीं दिया गया है यानी कि जिसके बारे में पूछा गया है, तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम उन्हीं x मान लेते हैं। माना एक पूर्णांक x है तो अन्य पूर्णांक होंगे x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 पूर्णांक क्रम से बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है ना। अब चूंकि तीनों को क्रमशः 2 3 और 4 से गुणा करने पर योग कितना आता है 74, ठीक है ना। तो अब देखिए ये हमारा x, ये हमारा x प्लस 1 और ये हमारा x प्लस 2, ठीक है। ये हो गया हमारे पूर्णांक, तीनों पूर्णांक। अब तीनों को क्या करेंगे हम गुणा करेंगे। सबसे पहले उसने क्या कहा गुणा कीजिए, तो गुणा क्या करेंगे हम इसको 2 से, इसको 3 से और इसको 4 से गुणा करके और योग करना है, और उस योग का टोटल क्या आएगा हमारा 74, ठीक है। ये हमारे 3 पूर्णांक हो गए। तीनों को 2 से 3 से 4 से क्रम से गुणा करना है। तो 2 को x से गुणा करेंगे 2x, 3 को एक बार x से गुणा करें 3x प्लस 3, ठीक है ना, क्योंकि 3 का पड़ा एक बार बोलेंगे तो 3, और 4 को एक बार 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा x से गुणा करेंगे तो 4x, और 4 को एक बार 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 8, बराबर हो गया हमारा 74, ठीक है ना। अब देखिए x x की संख्या को हम पहले जोड़ लेंगे, 2 और 3 हो गया हमारे 5, 5 और 4 कितना हो गया हमारा 9x। अब विदाउट x कौन है हमारा 3 और 8 कितना हो गया हमारा 11। अब क्या करेंगे हम चर संख्या एक तरफ और अचर संख्या एक तरफ, यानी कि 9x इधर ही है, 74 इस साइड है और 11 कहां जाएगा उस साइड, तो क्या होगा माइनस का 11। अब 4 में से 1 कम करा तो कितना आया 3, और 7 में से 1 कम किया तो कितना आया 6, और ये हो गया हमारा 9x। हम चाहे तो यही डायरेक्ट इसे काट देंगे, 9 के पार्ट से इधर कट गया तो इधर बचा x
और इधर बचे, आप जानते हैं 9 के पहाड़े में 63 कितनी बार आता है? 7 बार। या फिर हम क्या करें, वही तरीका, 9 कहाँ जाएगा? नीचे। अब 9 का भाग देंगे तो भी आंसर क्या आएगा हमारा? 7। x बराबर हमारा 7, तो पूर्णांक होंगे, क्या होंगे हमारे? x बराबर 7, x प्लस 1 यानी कि 7 प्लस 1 बराबर 8, और x प्लस 2 यानी कि 7 प्लस 2 बराबर 9। तो हमारे 3 लगातार पूर्णांक होंगे, 7, 8 और 9। लगातार पूर्णांक। नेक्स्ट है हमारा, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग करने पर कितना हो जाता है? 56 वर्ष हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले x किसे मानेंगे? उनकी वर्तमान आयु को, ठीक है। लेकिन यहां पर कंफ्यूजन ये है कि 5:7। देखिए 5:7 क्या होता है? कोई सी भी संख्या है और वो गुणांक होगी किसका? 5:7। यानी कि मान लीजिए कि वो संख्या 35 और 49 है। यानी कि मैंने करा क्या है? दोनों को 7 से गुणा किया, 5 को 7 से गुणा किया 35, और 7 को 7 से गुणा किया तो 49। अब मैं इन्हें 7 के पहाड़े से काटूंगा तो इनका अनुपात क्या निकलेगा? वो, यानी कि उनका मूल क्या है? 5:7। अगर इसकी आयु 35 है और इसकी आयु 49 है तो उनका अनुपात क्या आएगा? 7। तो इसी तरह हम 7 नहीं लेके हम कोई सी संख्या ले सकते हैं, तो यानी कि x ले सकते हैं। माना उनकी वर्तमान आयु कितनी है? 5x और 7x, ठीक है ना। तो x क्या हो गया यहाँ पर? इसका गुणज हो गया, क्योंकि दोनों को सेम संख्या से गुणा करना है, ठीक है ना। तो आंसर स्टार्ट करेंगे। माना राहुल और हारून की वर्तमान आयु 5x और 7x है, ठीक है। ये तो होगी वर्तमान आयु। अब 4 साल बाद, देखिए आपकी आयु अगर अभी 20 साल है तो 4 साल बाद कितनी होगी? 24। यानी कि 4 साल बाद की बात आती तो क्या होता है? प्लस किया जाता है हमेशा। और अगर पूर्व की बात की जाए तो क्या होगा? माइनस होगा। तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी होगी? 5x प्लस 4 और 7x प्लस 4। अब आयु का योग करने पर, किसकी? दोनों की आयु का योग करने पर क्या आता है? 56। यानी कि 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 बराबर क्या आएगा हमारा? 56, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम? चर संख्या एक साथ जोड़ेंगे। 5 और 7 कितने हुए? 12x, और 4 और 4 कितने हुए? 8, और यहां हुए 56। अब ये 8 किधर जाएगा? उस साइड पे माइनस का हो जाएगा, और इधर 12x, ठीक है ना। 56 में से 8 गए तो कितने बच्चे हमारे? 48। देखिए दोनों में से 6 कम कर दो तो कितने बचे? इधर 50 और इधर बचे 2। अब 50 में से 2 और कम कर दो तो कितने हुए? 48, ठीक है। अब ये x कहां है? 12 कहां गया? इस साइड, ठीक है ना। तो x बराबर 12 में 48 का भाग देते हैं, कितना आता है? 4 12 48। तो हमारा 4 क्या निकला? x, यानी कि वो 4 जो है वो हमारा गुणज है। तो हारून और राहुल की आयु कितनी है हमारी? 5x, और हारून की कितनी है? 7x। तो 5 × 4 कितना हुआ? 20 वर्ष, और इधर 7 × 4 कितना हुआ हमारा? 28 वर्ष। तो दोनों की आयु कितनी हुई? दोनों की आयु क्रमशः 20 और 28 वर्ष। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात कितना है? 7 और 5। सेम वही 5 और 7 था पहले पिछले सवाल में।
यदि बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपको अनुपात का सवाल दिया जाए उनके पीछे x लगा दो, सबसे पहला काम। यानी कि माना बालकों व बालिकाओं की संख्या क्रमशः 7x और 5x। तो 7x किसकी है, बालकों की, और 5x किसकी है, बालिकाओं की। चूंकि बालकों की संख्या बालिकाओं से 8 अधिक है, तो क्या बनेगा हमारा सवाल, तो 7x बराबर 5x प्लस 8। अब ये कैसे हुआ, मान लीजिए कि इस साइड पे है 10 और इस साइड पे है 2, तो ये दोनों बराबर होंगे क्या, नहीं होंगे ना, क्योंकि ये इससे 8 ज्यादा है। तो मैं या तो इसमें से 8 माइनस करके दिखा सकता हूं या फिर मैं इसमें 8 जोड़ के दिखा सकता हूं, तब जाके दोनों बराबर होंगे। तो मैं क्या कर सकता हूं, या तो इधर 8 जोड़ सकता हूं, इधर 8 माइनस कर दूंगा, तब भी मेरा सवाल वही बना रहेगा। ठीक है ना, अब ये दोनों बराबर हो गए, तो अब देखेंगे 7x माइनस 5x बराबर 8। क्यों, क्योंकि अब क्या होगा, चर संख्या अलग और अचर संख्या अलग, तो 5 उठ के इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस का। तो 7 में से 5 गया तो क्या बचा, 2x 8, तो x बराबर 8 बटा 2, तो x बराबर हमारा क्या निकला, 4। ठीक है, यहां तक सवाल समझ में आ गया आपको। अब उसने पूछा कुल विद्यार्थी कितने थे, तो बालकों की संख्या कितनी है हमारी, 7x बराबर 7 इंटू 4 बराबर कितना हुआ हमारा, 28। और इसी तरह बालिकाओं की संख्या 5x, यानी कि 5 इंटू 4 बराबर 20। तो कुल विद्यार्थी कितने हुए हमारे, 20 और 28, 48 विद्यार्थी हमारे आंसर हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष तो छोटे हैं और उससे मतलब बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। यदि तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो तीनों की आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहां पर 3 जनों की आयु निकालनी है हमें, किसकी, बाईचुंग, पिता और दादा। अब यहां देखिए हमें क्लू किसका दिया हुआ है, क्लू दे रखा है हमें दादाजी का, दादाजी से तो 26 साल छोटे हैं। ठीक है, यानी कि अगर पिता की आयु निकलती है उसमें से 26 साल कम कर दें, मतलब 26 साल जोड़ दें तो दादाजी की आयु निकल जाएगी। ठीक है ना, और उससे 29 साल बड़े हैं। अब बाईचुंग से कितने हैं, 29 साल बड़े हैं। तो हमें किसका हिंट नहीं दे रखा, हमें बाईचुंग पिताजी की आयु का हिंट नहीं दे रखा। ठीक है ना, तो जिसका हिंट हमें नहीं दे रखा होता है उसे हम x मानते हैं, जिसका हिंट दे दिया ना उसे x कभी मत मानो। यानी कि अगर हम पिताजी की आयु मान लें x, तो दादाजी की आयु क्या होगी हमारी, ऑटोमेटिकली x प्लस 26। ठीक है ना, क्योंकि दादाजी पिताजी से 26 साल बड़े हैं, बड़े हैं मतलब ज्यादा। और बाईचुंग से कौन बड़ा है, पिताजी, कितने साल, 29, यानी x में से 29 कम कर दें, पिताजी की आयु में से 29 साल कम कर दूं मैं, तो क्या निकल जाएगी, बाईचुंग की आयु निकल जाएगी। समझ में आया। अब सवाल स्टार्ट करते हैं। माना बाईचुंग के पिता की आयु कितनी है, x वर्ष, तो दादाजी की आयु कितनी होगी, x प्लस 26, और बाईचुंग की
22 की आयु होगी x माइनस 29, ठीक है ना, इस तरह से। अब चूंकि तीनों की आयु का योग कितना है, तीनों की आयु का योग 135, ठीक है, यानी कि 22 की आयु है x माइनस 29 प्लस पिता की आयु है x और दादाजी की आयु है x प्लस 26, ठीक है ना। इन तीनों की आयु का योग कितना है 135। तो पहले मैं क्या करूंगा, x x की संख्या को अलग जोड़ लूंगा, x x और x कितना हो गया 3x, ठीक है, प्लस अब देखिए 29 और 26 जोड़ने हैं, तो देखिए एक तो माइनस और एक प्लस है, तो सीधी सी बात है माइनस की संख्या बड़ी है, तो 29 में से 26 घटाएंगे तो कितने बचे, 3 बचे, तो 3 काय के होंगे हमारे माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है ना, और बराबर का निशान कभी गायब नहीं होगा, ठीक है। अब ये 3 कहां जाएंगे उठ के, उस साइड पे, ठीक है, तो 3x बराबर 135 प्लस 3, अब उस साइड जाएंगे तो क्या होंगे, प्लस के हो जाएंगे, माइनस के, तो ये जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 138 बटे x, सॉरी x यही है, ये दोनों जुड़ के 138 आ गया। अब ये 3 का भाग कहां चला गया, इधर, तो 1 3 2 6 3 3 9 4 3 12, ठीक है, बचे कितना 1, अब 18 हो गए, 6 3 18, यानी कि पिता की आयु कितनी निकली 46, क्योंकि हमारे पिताजी की आयु कितनी थी x, अतः पिता की आयु कितनी है x, दादा की x प्लस 26, अब x कितना निकला हमारा 46, तो यहां पर हमारा 46 प्लस और 26, 6 और 6 12 के 2, हाथ से लगा 1, 72 साल, और बाईचुंग की आयु कितनी हुई x माइनस 29, यानी कि 46 माइनस 29। अब देखिए 29 को 1 दे देते हैं तो 30 हो गए, 46 में से 30 गया तो कितने बचे 16, और एक और दे दो उससे तो कितना हो गया हमारे 17। तो तीनों की आयु कितनी है, तीनों की आयु क्रमशः 17, 46 और 72 वर्ष, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें वीडियो को।